नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों से अर्थात अपने देश की जनता से अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक समाचार आया है कल, जो कि काफ़ी बार बार दिखाया जा रहा था कि ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, वियना जो है इंटरनेशनल एटॉमिक IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का भी वो हेडक्वार्टर है, उसका भी मुख्यालय है वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वहाँ पर आतंकी हमला हुआ है और वही जो हिंसक और कट्टरवादी तत्वों ने इस तरह का कट्टरवादी तत्वों ने वो आतंकी हमला किया हुआ है। एक बात भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों से और विश्व समुदाय से कहना चाहता है कि ये जो समूह है कट्टरवादियों का, जो कि वो हिंसा को ही वो इसका हल मानते हैं, हिंसा और आतंक और दहशत को, उसको इस्लाम से मत जोड़ें। इस्लाम से वो जोड़ रहे हैं, सब इस्लाम से जोड़ने का अपराध वो कर रहे हैं। इस्लाम जो है अन्य पंथ की तरह जो है वो भी एक पंथ है, और जैसे दूसरे पंथ माने हिंदू सनातन है, ईसाई है, सिख है, इस्लाम भी एक पंथ है। उसी तरह से सहपाका और मानवता का और अखलाक मोहब्बत का संदेश देता है। स्वार्थी तत्व इसका कैसे दुरुपयोग होते हैं, समस्या इससे है। तो वो स्वार्थी तत्व जो है, जो हिंसा का रास्ता, आतंक का रास्ता, दहशत का रास्ता अपनाए हुए हैं और वो इसको इस्लाम से जोड़ रहे हैं, वो तो अपराध कर रहे हैं, लेकिन वही अपराध बाकी लोग न करें। ये भारतीय जनता दल अपने भारत के आदरणीय भारतीय भाई बहनों से तथा विश्व समुदाय से भी ये कहना चाहता है। और उससे भ्रमित कट्टरवादी तत्व जो है, भ्रमित का मैंने जानबूझ करके भारत में भी हैं, और वो जो कट्टरवादी तत्व हैं वो फ्रांस का विरोध करते हैं। और उनके विरोध का देखिए, वो माने अवसरवादिता कि सिंजियांग प्रांत में जो हमारे उइगर इस्लाम आस्था वाले भाई बहनों का जो समाज है, वहाँ पर जो चीन अत्याचार कर रहा है उस पर इन समूह की घी बंद है, और पाकिस्तान की घी बंद है। जो पाकिस्तान जो है वो फ्रांस के खिलाफ उकसा रहा है, टर्की जो है फ्रांस के खिलाफ उकसा रहा है, महातिर मोहम्मद जो है मलेशिया का वो उकसा रहा है। इन समूह के मुंह में दही जम गया है और इन समूह की घी बंद हो गई है उस चीन के खिलाफ। तो कुछ लोग कहते हैं कि शायद चीन ने बहुत पैसा वैसा दिया हुआ है इमरान को भी, और जो अर्दोगन टर्की वाले को भी,
और महातिर मोहम्मद को भी दिया होगा। तो ये पैसे के आधार पर इनका विरोध और समर्थन है। तो ऐसे अवसरवादियों को विश्व समुदाय से भी, वैसे समुदाय से बिल्कुल बहिष्कृत कर देना चाहिए। लेकिन इसमें सबसे जो सावधानी बरतने वाली बात है कि वो जो तत्व है वो आतंकी तत्व है, विश्व समुदाय के लिए खतरा है, और उनका विनाश जैसे भी हो, वो जिस विधि से हो सकता है। मान लीजिए उसने फ्रांस ने आक्रमण करके अलकायदा के कुछ आतंकवादियों का वो मार गिराया है, वो सही है, और लोग भी इसमें शामिल हों। और सबसे जरूरी है तो कि हमारे जो इस्लाम आस्था के लोग हैं वो सबसे आगे हों इनका विनाश करने के लिए, इन कट्टरवादियों का, इन आतंकियों का और इन हिंसक जो है वो तत्वों का। ये सबसे जरूरी है। तब विश्व समुदाय में और विश्वास बढ़ेगा कि भाई वाकई में ये हमारा इस्लाम आस्था वाला तबका खुद परेशान है उनसे, और वो विनाश चाहता है। तो ये अपेक्षा उससे है। एक दूसरा समाचार कई दिन से चल रहा है कि मंदिर में नमाज पढ़ ली गई तो बहुत बड़ा बवाल आ गया, बाउंडर आ गया। ये समझ का फेर है, और समझ किस कदर तक उसमें गिरावट है उसी का नमूना है। मंदिर लोग स्थापित करते हैं कि भाई ये ईश्वर का एक प्रतीक है। मस्जिद भी वैसे ही मान करके बनाई जाती है। अब मंदिर में कोई नमाज पढ़ दे या मस्जिद में कोई भजन गा दे तो ईश्वर की हस्ती में कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन जो कट्टरवादी सोच के होते हैं उनकी सोच में फर्क पड़ता है। इसको स्पष्ट करने के लिए भारतीय आवाम ताकत दल एक उदाहरण वो देना चाहता है। अभी 1 साल पहले की घटना है, ये अखबारों में भी आया था ये समाचार कि ईरान से वो 3 लड़कियां घूमने आई थी भारत में, तो उनके नमाज का वक्त हो गया था, कोई जगह नहीं मिल रही थी उनको। एक हनुमान मंदिर के बाबा थे, पंडित जी थे, तो उन्होंने इन लड़कियों की परेशानी देखी, पूछा कि बेटा क्या बात है? तो बोला ऐसी बात है। तो कहा इसमें क्या, अब अपना मंदिर तो खाली पड़ा है, यहाँ पढ़ लो। वो हनुमान जी मंदिर के पुजारी पंडित जी जो है खुशी उन्होंने नमाज पढ़वाई उस हनुमान मंदिर में। अब उस हनुमान मंदिर में नमाज पढ़ने से नमाज पढ़ने वालों के जो उन्होंने नमाज अदा की उनमें भी यानी कोई कमी नहीं उनको महसूस हुई। और जो हमारे पंडित थे, पुजारी थे हनुमान मंदिर के, उनको भी लगा कि भाई यही जो है वो ईश्वर का यही आशीर्वाद है। तो ये इस भावना की जरूरत है, और ये सच्ची घटना है, ऐसा है 1 साल पहले इसी भारत में। लेकिन ये समाज के दुश्मन चैनल वाले और समाज में हमेशा भेद विभेद की खाई को चौड़ा करने वाले समाज के दुश्मन बराबर उस रूप में दिखाते रहते हैं। तो हमारे देश के लोगों को, जो हमारे भारतीय समाज का ताना बाना है, उसको कमजोर करने वालों को अच्छी तरह पहचाने, चाहे वो मीडिया के लोग हों, चाहे वो राजनीतिक दलों के वेश में हो, चाहे राजनीतिक दलों के नेताओं के वेश में हो, चाहे वो पत्रकारों के वेश में हो, चाहे वो किसी भी वेश में, उनको पहचाने और उनके इलाज की सोचें। दिल्ली में जब हिंसा दोबारा हुई थी, पहली बार तो हुई थी, वो जामिया मिलिया में बस को जलाया गया था। दोबारा जब दिल्ली के अंदर हिंसा हुई
तो जिसमें कि वो ताहिर हुसैन इत्यादि लोग शामिल थे उसमें। तो उसमें एक घटना दिखाई गई थी, दीन मोहम्मद, जो कि इस तरह के जब भड़काऊ वातावरण जब उभर रहा था, वो सबको मना करते रह गए, लेकिन किसी ने उनकी बात सुनी नहीं। ये मीडिया का फर्ज बनता था और लोगों को, भारतीय समाज का फर्ज बनता था कि उनकी बात को सामने लाते, एक सौहार्द का वातावरण बनता, हमारे भारतीय समाज का ताना बाना जो है वो मजबूत होता। लेकिन ये समझ लीजिए कि हमारा मीडिया, जितने राजनीतिक दल इस भारतीय समाज के और इस भारत के शत्रु हैं, उतने ही असर के शत्रु जो है ये मीडिया वाले हैं। तो उस दीन मोहम्मद को, और उसी तरह से एक जावेद सिद्दीकी करके है, उन्होंने भी जो है इस तरह का जो जब ये भड़काऊ वाली बात चल रही थी, सबको वो रोक रहे थे वो, लेकिन उनकी बातों को ये मीडिया वाले नहीं दिखाएंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारी आदरणीय भारतीय अवाम दीन मोहम्मद जैसे, जावेद सिद्दीकी जैसे, और हमारे जो वो पुजारी थे, पंडित जी, जिन्होंने नमाज पढ़वाई उन ईरानी लड़कियों की, ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो कि इस समाज, भारतीय समाज के ताने बाने को सुरक्षित रखना चाहते हैं, महफूज रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। उनके उदाहरणों से सीख लें, और जो भी इस भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करने की कोशिश करता है, उसको पहचान करके उसका सही इलाज की सोचें और उसका सही इलाज करें। जरूरत इस बात की है। मोदी जी के एक्सप्रेसवे और हाईवे और फलाने ठिकाने से ज़्यादा जरूरी है। यही चीज़ भारतीय जनता दल मोदी जी को कह रहा है, लेकिन मोदी जी की समझ में नहीं आ रहा है। मोदी जी ने बस कह दिया कि सबका साथ सबका विश्वास। सबका साथ सबका विश्वास मोदी जी कैसे आएगा जब आपके तत्व जो है इसी तरह से, माने विभिन्न कोनों से, विभिन्न क्षेत्रों से इस तरह का वो जहर फैलाएंगे, तो आपके सबका साथ सबका विश्वास का क्या होगा, बताइए ना। तो और इस तरह से तमाम लोग हैं कि हिंदू सनातन में भी तमाम लोग हैं, वो इसमें तो बहुत अधिक वो उदारवादी लोग हैं जो कि भारतीय समाज के ताने बाने को सुरक्षित भी रखना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। मीडिया यानी उनको नहीं दिखाता है। मीडिया बस यही लफ्ज़ जिहाद और मंदिर में नमाज पढ़ ली गई तो बवाल आ गया और मंदिर अपवित्र हो गया, और उधर से भी जो कट्टरवादी तत्व आकर झूठ मूठ में बहस करते हैं। अच्छा, दो ही यानी जो छठे चेहरे ही देखते हैं उसमें, इन टीवी चैनलों में, इन टीवी चैनलों ने छांट छूट करके वही चेहरा को बार बार लाते हैं जो कि आकर इस तरह की गंदगी वो फैलाते हैं। तो जरूरत इस बात की है कि हमारे समाज के वो लोग जो प्रबुद्ध हैं और इस देश में जो अमन शांति है, सुकून है, आपसी इखलाक मोहब्बत है, आपसी प्रेम है, भाईचारा है, जो इसको मजबूत करना चाहते हैं, उनके महत्व को समझें। और इसीलिए भारतीय जनता दल माने बार बार ये कहता है कि भारतीयता का माहौल लाइए। सभी लोग भारतीय हैं ये समझने की आवश्यकता है, और जब सभी लोग भारतीय हैं तो सभी लोग हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन हैं, और वैसा व्यवहार होना चाहिए, वैसा वाणी से भी और व्यवहार से भी, मैंने वैसा सहयोग दीजिए, सम्मान दीजिए। तो इस बात की आवश्यकता है। तो अब आ जाइए आतंकवाद। आतंकवाद से अब जाकर के ये विश्व जो है
अब उसको पाला पड़ा है। लेकिन भारत आज 35-40 साल से इसको झेल रहा है। जब भारत इसको झेल रहा था तो जाकर के अमेरिका के आगे रोता था कि भाई देखिए पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है, हमारे यहाँ वो उपद्रव करता है। ये अमेरिका सुनने को तैयार नहीं था। तो वो बोलता था कि भाई आपकी वो दक्षिण एशिया की समस्या है, उसको देखिए। लेकिन जब उसके यहाँ 9/11 जब सितंबर 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जब हमला हुआ, तब उसको मालूम हुआ कि आतंकवाद क्या होता है। तो होता है जब 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 आदमी के खुद में जब आग लगती है, तब उसको पता चलता है कि आग क्या होती है। अब ये आतंकवाद पूरे विश्व को लपेट रहा है। उस आग में कुछ देश भी घी का काम कर रहे हैं। मोदी जी के इस वक्तव्य का हम समर्थन करते हैं, भारतीय जनता दल संघ, कि ये इन आतंकवादियों का न तो कोई इनका कोई उद्योग है, न तो कोई हथियार बनाने की इनके पास फैक्ट्री है। तो इनको पैसा भी मिल रहा है और इनको हथियार भी मिल रहे हैं। तो ये देखने की जरूरत है कि इनको पैसा कहां से आता है, कौन दे रहा है इनको पैसा, और हथियार इनको कौन दे रहा है। तो कुछ देश स्तर पर जो है इन आतंकवादियों को फंडिंग हो रही है और हथियार मिल रहे हैं। ये विषय है। और विश्व समुदाय को चाहिए कि ऐसे देशों को जो कि इनकी फंडिंग करते हैं और हथियार मुहैया कराते हैं, उनको वो कैसे समाप्त हो, इसकी सोच है और समाप्त करें उनको। तो ये तो रहा विश्व के आतंकवाद की बात। लेकिन आ जाइए भारत में आतंकवाद। भारत में आतंकवाद कई तरह का। एक है खालिस्तानी, दूसरा है अल्फा जो आसाम वाला। अब तो खैर पूर्वोत्तर जो राज्य हैं, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल, हर एक में वो उनके रेस्पेक्टिव टेररिस्ट आउटफिट्स हैं। और नक्सली आतंकवाद और एलटीटी का आतंकवाद। और खालिस्तानी तो हम कह चुके हैं। इन पर यदि समीक्षा की जाए तो ये सारे आतंकवादियों की जड़ में कौन है, इसको देखने की सख्त आवश्यकता है। खालिस्तानी आतंकवाद किसने पैदा किया, किसने उसको पुख्ता किया, कौन उसको पाला, इसको भी समझने की आवश्यकता है। अकाली को डाउन करने के लिए यही जो गद्दार इंदिरा थी, उसने खालिस्तानी आतंकवाद को खड़ा किया भिंडरावाले के रूप में। और वो भिंडरावाला, वो खालिस्तानी आतंकवादी जो पवित्र जो मंदिर है, स्वर्ण मंदिर है, उसी पर कब्जा कर लिया उसने। ये भी समझने की जरूरत है। तो खालिस्तानी आतंकवाद को पैदा करने वाली गद्दार इंदिरा है। उसने भिंडरावाले को सामने लाई थी। वही वो अकालियों का सामना करने के लिए और अकालियों को डाउन करने के लिए। यह तथ्य जो है पूरे देश को जानना चाहिए। आ जाइए एलटीटी पर। एलटीटी का ज्यादा प्रभाव दक्षिण के जो तमिलनाडु वगैरह में ज्यादा है। यही इंदिरा गांधी एलटीटी की देहरादून में ट्रेनिंग करवाई थी।
किसी बात पर वो श्रीलंका से उसकी खुंदक थी और श्रीलंका को सबक सिखाने के नाम पर एलटीटी की ट्रेनिंग इसी इंदिरा ने देहरादून में करवाई थी। तो उसकी भी जड़ में ये गद्दार इंदिरा है। आसाम में उल्फा, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, उल्फा, इसी इंदिरा ने वहां की एजीपी, असम गण परिषद और आसू, ऑल आसाम स्टूडेंट्स यूनियन का सामना करने के लिए इसने उल्फा को पैदा किया। यही गद्दार इंदिरा ने। और आ जाइए नक्सली। नक्सली जो है आतंकवाद, ये कम्युनिस्टों की देन है। कम्युनिस्ट और चीन की फंडिंग पर ये नक्सली आतंकवादी पल रहा है। तो इसकी जड़ में कौन है? इस देश के कम्युनिस्ट, इस देश के वाम दल। अब वाम दल कौन है? उसी जेएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस का जोड़ीदार है, देश का दुश्मन। और दूसरा, और एक आतंकवाद जो है, जो कि पाकिस्तान भेजता है, उसी को लोग इस्लामिक कहते हैं। आतंकवाद या आतंकवादी होता है, हिंसक है, उसका किसी भी पंथ से लेना देना नहीं है। और उसी प्रकार ये जो दुष्ट है गद्दार राहुल, वो हिंदू आतंकवाद की थ्योरी शुरू किया था। तो वही बदमाशी वो कर रहा था, ये गद्दार राहुल। और इसमें हिंदू आतंकवाद की थ्योरी वही नहीं, राहुल के चेले चपाटे दिग्विजय और वो कौन, चिदम्बरम और सुशील शिंदे, ये सब शुरू किए थे हिंदू आतंकवाद। तो ये होगा ना, जब आप इस्लामिक आतंकवाद की बात करेंगे तब तक ये सब शुरू कर देंगे हिंदू आतंकवाद। तो हिंदू आतंकवाद भी उतना ही गलत है जितना कि इस्लामिक आतंकवाद। आतंकवादी होता है और वो सब अपने पापों को ढकने के लिए इसी तरह की खुराफात करते हैं। एक तो पाप भी करते हैं, हिंसा करते हैं, आतंकवाद फैलाते हैं, और फिर उसका एक आवरण के लिए वो पंथ को चिपकाते हैं। तो ये समझ जाइए कि जितने भी अच्छा, और ये जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं उनके भी समर्थन में परोक्ष अपरोक्ष यही जेएनपीसी खड़ी होती है। और खास करके जब पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद जब भारत में काफी कहर बरपा रहा था, तो यही जेएनपीसी वाले, जेएनपीसी का गुलाम नबी आजाद, जेएनपीसी के और लोग एक भारत को डरवा रहे थे कि पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसको कैसे डील करना चाहिए। वो आतंकवादियों के जरिए हमारे देश में लोगों को मरवा रहा था। और ये जेएनपीसी वाले बोले थे कि हम उससे बात कर रहे हैं। वो एक छोटा सा देश, भारत के सामने कुछ नहीं उसकी औकात है, वह आतंकवादियों के जरिए हमारे देश के लोगों को मरवा रहा है। और ये जो है जेएनपीसी वाले कह रहे हैं कि हम उससे बात कर रहे हैं। और तमाम कम्युनिस्ट वाले, फलाने वाले, ढिकाने वाले, तमाम चंगू मंगू इसे बोलते थे कि पाकिस्तान से बात करिए, पाकिस्तान से बात करके जो है आतंकवाद को रोकिए। ऐसा करके इसे जेएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कागज ने 50,000 से अधिक हमारे जो कश्मीर के लोगों, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस और कर्मचारियों की हत्या इसने करवाई है जेएनपीसी ने, उन आतंकवादियों से अपरोक्ष रूप से कि हम बात कर रहे हैं, बात करना। तो सबसे बड़े आतंकवादी तो यही सब है, जेएनपीसी है। देखिए ना, मतलब कि पाकिस्तान अपने आतंकवादियों के जरिए हमारे देश में लोगों की हत्या करवा रहा है। और ये बोले थे कि
हम उसे बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, बात करना जरूरी है, ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं, और जाकर के बिरयानी भी खाते थे। ये हालत है। और एक बार तो ये मनमोहन जाके बोला था कि पाकिस्तान खुद ही जो है वो आतंकवाद का शिकार है, समर्थन कर रहा था ये मनमोहन। तो जेएनपीसी के विषय में तो जितना भारतीय जनता दल बता पता है वो तो बहुत ही, मैंने क्या कहना कि टिप ऑफ द आइसबर्ग, बहुत बड़े मैंने पर्वत का एक मस्तूल भी नहीं है। पूरी जानकारी भारतीय जनता दल को है भी नहीं, लेकिन पूरी जानकारी करनी पड़ेगी कि ये कितनी शातिर है, कितनी दुश्मन है और कितनी शत्रु है इस देश की। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज, जिसको कि आप सभी लोग भूल और भ्रम और गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, वो कांग्रेस नहीं है। 6000 हमारे सिख आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कत्ल करवाया इसने, जीएनपीसी ने। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बताएं कि इससे बढ़ के आतंकवादी कौन हो सकता है। नेहरू ने हमारे आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या की साजिश रचा, करवाया। इसी गद्दार नेहरू ने हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को भी मरवाया। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन फैसला करें कि इससे बढ़ के आतंकवादी कौन हो सकता है। सत्ता हथियाने की हवस में कि जो अंग्रेज जो सत्ता जो सौंपने वाले थे, तो वो उस सत्ता को हथियाने की जो हवस थी नेहरू की, उसने इस देश के टुकड़े तो किए ही, 25 से 30 लाख लोग जो हलाक हो गए, जाने गंवाई, 3 करोड़ लोगों के घर उजड़े। तो उससे बढ़ के आतंकवादी कौन हो सकता है। इसी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इसी नेहरू ने वो शेख अब्दुल्ला के जरिए मरवाया था। उससे बढ़कर के आतंकवादी कौन हो सकता है। इसी इंदिरा ने लाल बहादुर शास्त्री, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और ललित नारायण मिश्रा और नागरवाला, इसको इसने मरवाया। उससे बढ़कर के आतंकवादी कौन हो सकता है। इस रूप में देश को जानने के बजाय ये जीएनपीसी वाले और जीएनपीसी के पीछे जो ये छोटे मियाँ हैं बीजेपी वाले, उसी गद्दारों को, उन्हीं हत्यारों को, उन्हीं आतंकवादियों को ये पूज रहे हैं। तो समस्या जाएगी कैसे। सवाल तो ये है ना। भारतीय जनता दल का बिल्कुल अटूट विश्वास है कि जब तक इस जीएनपीसी का भारत की पावन धरती से समूल विनाश नहीं होगा, जब तक इन वाम दलों का भारत की पावन धरती से समूल विनाश नहीं होगा, तब तक भारत में आतंकवाद जा नहीं सकता। जितने भी आतंकवादी हैं उनको पैदा करने वाले या उनके साथ खड़ा होने वाले ये जीएनपीसी ही है, वाम दल ही हैं। और इसी जीएनपीसी की एक जो दूसरी शाखा है वो टीएमसी, और अवतार है ये केजरीवाल, विभिन्न रूप में सब है। एनसीपी का जो है शरद पवार का एनसीपी है, और उसी के साथ साथ ये उद्धव भी, शिवसेना वाला ये भी साथ में है। तो सबको एक साथ तो नहीं, लेकिन सर्वप्रथम जो सबसे खतरनाक है जीएनपीसी और वाम दल। भारत की पावन धरती से इसका समूल विनाश होना हर मामले में जरूरी है। और सबसे पहले आतंकवाद से निजात पाने के लिए जरा कल्पना करें कि जिस वक्त ये जीएनपीसी इस देश से समाप्त हो जाए, सारे कट्टरवादी तत्व जो कि इस्लाम आस्था से अक्सर आते हैं,
इस्लाम आस्था के जितने कट्टरवादी तत्व हैं और कट्टरवादी हिंसक उपद्रवी तत्व हैं, अपने आप वो बेदम हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे, और उनका जो भी है ऑक्सीजन और उनका ब्लड, उनका रक्त मज्जा सब समाप्त हो जाएगा। जिस वक्त ये जीएनपीसी समाप्त हो जाए इस देश से, और जिस वक्त ये कम्युनिस्ट से समाप्त हो जाए इस देश से, नक्सलवाद अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो ये इस देश के लोग समझे। अब ये कम्युनिस्ट विभिन्न रूपों में फैला हुआ है, कर्मचारियों के संघों में, कर्मचारियों में जाकर के हमारे माने आदरणीय भारतीय भाई बहन समझाएं कि कम्युनिस्ट के किसी भी तत्व को, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कार्यकर्ता, उसको बिल्कुल बहिष्कार कर देना है। केरल में जाके समझाना है। केरल के लोग या तो जेएनपीसी को चुनते हैं या तो इन कम्युनिस्टों को चुनते हैं। वो भी एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है केरल। तो वहां के भी भारतीय भाई बहनों को अच्छी तरह से समझाना होगा कि भैया तुम पढ़े लिखो तो जरूर हो, लेकिन आपका पढ़ा लिखा होना इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए जो है वो अभिशाप बन गया है। और उसी केरल का एक मैंने इसी एनपीसी का कोई सांसद है मुरलीधरन, वो सीधे गाली दे रहा था इनको, गवर्नर कौन वो आरिफ मोहम्मद खान जी को। ये तो जबकि केरल के लोग बहुत ही सभ्य, बहुत वेल कल्चर्ड, वहाँ का जो सांसद जो है वो जेएनपीसी वाला, वो गाली दे रहा था गवर्नर को, आरिफ मोहम्मद खान जी को। यह हालत है। तो खैर, तो इस तरह से धीरे धीरे समस्या का ये निदान होगा। लेकिन ये हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल पक्का समझ लें कि जब तक भारत की पावन धरती से जेएनपीसी का समूल विनाश नहीं होगा, समूल विनाश उसी तरह से जो हमारे राष्ट्रभक्त और परम राजनीतिज्ञ दूरदर्शी चाणक्य जी ने कुश को जड़ से समाप्त किया था, उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके समाप्त हो गया। मैंने फिर उस जगह से कुछ उग नहीं सकता। उसी प्रकार से जेएनपीसी का इलाज, उसको इलाज या उसकी समाप्ति इस तरह से करनी होगी इस देश को कि फिर दोबारा से जेएनपीसी की तरह कोई संगठन इस देश में पैदा न हो सके। उसी तरह से कम्युनिस्टों को भी जड़ से समाप्त करना होगा। और इस तरह की जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको पालने वाली जो बीजेपी है और उनकी रक्षा करने वाला जो आरएसएस है, इसको भी जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। ये मोदी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे, वियना पे आक्रमण हो गया, भारत भी जो है वो ऑस्ट्रिया के साथ है, भारत जो है वो फ्रांस के साथ है। ठीक है, ये तो जरूरी है, लेकिन देश के अंदर जो आतंकवाद अपना देश खुद झेल रहा है, हमारे देश के लोग झेल रहे हैं, उसके विषय में क्या करना है मोदी जी? उस पर आपकी घिघी क्यों बंद है? देश के अंदर सारे आतंकवाद की जड़ जो जेएनपीसी है, इस पर आपकी बीजेपी की, आरएसएस की जो है वो घिघी बंद है। और जब भी कोई मौका आता है, कोई मौका छूटता नहीं है, वो हिंसक रूप जो वो ले ही लेता है। और जब भी हिंसक रूप लेता है तो बस पीएफआई सिमी का नारा लगा करके आप अपने कर्तव्य की इतश्री कर लेते हैं। ये सबसे बड़ा धोखा है इस देश के साथ, सबसे बड़ी गद्दारी है इस भारत के साथ। मोदी जी जान लीजिए, समस्या को आतंकवाद की समस्या हो और देश को ये सुरक्षित रखना है ये उसकी जरूरत है, तो इस जेएनपीसी को समाप्त करना होगा। कम से कम इतना ही
जब वो सीएए पर इतनी इतनी अफवाह हिंसा हुई थी, तभी आपको चाहिए था कि इन तीनों का, सोनिया, राहुल, प्रियंका का नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट और साइको टेस्ट करवा करके एक ही कार्टून में पैक करके वो इटली आप भेज दिए होते। उसी प्रकार कम्युनिस्टों को भी एक ही कार्टून में पैक करके बीजिंग भेज दिए होते। ऐसा आपने नहीं किया ना। सीएए पर जो अफवाह इसने फैलाई जीएनपीसी ने, और जो हिंसा करवाई जीएनपीसी का जो अवतार है केजरीवाल, इस तथ्य को मोदी जी आपको समझना पड़ेगा। और इसके पहले देखिए, एक जो कि पिछले एपिसोड में बताया गया कि सारे जो भारत विरोधी ताकतें हैं, कितना हौसला बढ़ा हुआ है आपके शासनकाल में। जिसने नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो कन्हैया कुमार इसी देश में वो उसे नारा भी लगवाता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और छाती तान के घूम भी रहा है आपके राष्ट्रवादी आपके तथाकथित राष्ट्रवादी माहौल के शासन के अधीन। ये धोखा आप दे रहे हैं देश को। आप में थोड़ी भी गैरत होती कि जो ऐसा नारा लगा रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उसको इस देश में रहने का हक नहीं है, या दूसरे शब्दों में कि भाई यह हमारे देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता पर सीधा हमला है, इसको सीधे जो है सेना के हवाले करना चाहिए। तो उस संबंध में जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया था, या तो वैसा आपको ज्ञान नहीं है, आपके जो सिपह सालार हैं और आपके सलाहकार हैं, पता नहीं आपको कैसा ज्ञान दे रहे हैं कि इस तरह का नारा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यह हमारे देश की संप्रभुता या सॉवरेंटी, एकता, अखंडता, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी पर सीधा हमला है, डायरेक्ट अटैक है। ये पता नहीं ज्ञान आपको खुद है या नहीं, आपके सिपह सालार, आपके सलाहकार बताते ही नहीं बताते। यदि ऐसी स्थिति होती अवश्य आप कुछ न कुछ करते। और इसी संबंध में शायद किसी टीवी चैनल के डिस्कशन में कोई कपिल कुमार हैं, जो इग्नाऊ में हिस्टोरिकल रिसर्च के शायद अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं। वो समित पात्रा से पूछ रहे थे, भाई आखिर आप कर क्या रहे हैं, कन्हैया कुमार के खिलाफ क्या कर रहे हैं? तो कानून अपना काम कर रहा है। क्या कानून काम कर रहा है भाई? इतने बड़े गद्दार को कानून वो क्या करेगा? और गद्दारी नहीं, उसने हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण किया है, समित पात्रा और बीजेपी के लोग। अब बताइए। तो कहने का मतलब है कि इस 56 इंची मोदी के शासनकाल में भारत विरोधी, देश विरोधी और भारतीय समाज विरोधी ताकतों का हौसला बहुत बढ़ गया है। राष्ट्रवाद की धज्जियां उड़ रही हैं। किसी को कोई डर नहीं है, कोई संकोच नहीं है भारत के खिलाफ बोलने की और भारत के खिलाफ गतिविधि चलाने में कोई डर नहीं है। और भारत में आतंकवाद फैलाने में भी, हिंसा करवाने में भी कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं है मोदी के शासन का। ये इनके राष्ट्रवाद की असलियत है। और अराजकता तो इस कदर बढ़ी हुई है
कि केंद्र कानून पास करता है और राज्य की जो विधानसभाएं उसको खारिज करती है। यह अराजकता देखिए। तो पूरी अराजकता का माहौल ले चल रहे हैं और उस पर से ये राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगते हैं। तो इस अराजक सरकार को बिल्कुल अविलंब जाना चाहिए। तो मध्यावधि चुनाव तो है नहीं, लेकिन 24 तक आते आते और चीजें वो स्पष्ट हो जाएंगी। और इसीलिए तो जो है जेएनपीसी जैसी गद्दार और देश की दुश्मन पार्टियां इस वजूद में हैं और वो हावी होना चाहती हैं। और जो राहुल है इस देश का गद्दार भी है, ड्रग स्मगलर भी है, गैंग रेपिस्ट भी है और इस देश का प्राइम मिनिस्टर भी बनने का ख्वाब देख रहा है। वो सिर्फ ये जो है कायर और अराजक प्रधानमंत्री मोदी के ही कारण, यह देश को समझना पड़ेगा। तो देश को इन सारे जो है देश विरोधी तत्वों ताकतों से निजात पाने की आवश्यकता है। मोदी जी बिल्कुल अराजक और कायर, प्रधानमंत्री बीजेपी भी कायर और सारे जो है वो और जो है वो अराजकता का माहौल, सारी देश विरोधी भारत विरोधी ताकतों को पालने वाले। तो ऐसी सरकार से देश को निजात पाना अनिवार्य है, आवश्यक है। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।